गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज आप लोग बहुत ज्यादा आपकी जो डिमांड थी आज वो पूरा होने जा रहा है। आप लोग कह रहे थे सर रिवीजन वाला जो कंसेप्ट है वो आप करवा दीजिए और जो क्वेश्चन है वो आप करवा दीजिए। तो आज मैं आप लोगों का एक डिमांड, जैसे कि क्वेश्चन का जो डिस्कशन होता है वो हम अब करवाने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को 200 क्वेश्चन हमने दिए हैं और वो 200 के 200 क्वेश्चन मेरे बनाए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, कहीं से PYQ नहीं है। वो लेवल उसका एक स्टैंडर्ड सेट है। कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चंस में जितने कंसेप्ट हैं वो सारे स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाए। तो काफी कुछ, मतलब 60% से ज्यादा आपका कोर्स, यदि ये सारे क्वेश्चंस के सारे कंसेप्ट आ जाते हैं तो 60% से ज्यादा क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है और जिसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और मुझे लगता है आपके लिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि लेट द प्रोडक्शन फंक्शन बी, आप ये क्या है आपके पास, Q इक्वल्स टू A के बार और L पे पावर हाफ। यही क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ये जो क्वेश्चन है वो कॉस्ट एंड प्रोडक्शन से क्वेश्चन है, प्रोडक्शन का फंक्शन है। तो कह रहा है कि विद एन इंक्रीज इन लेबर, यानी वेरिएबल फैक्टर, लेबर बढ़ेगा तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, एमपीएल डिक्रीजेस। ऐसा संभव है? यानी ये बोल रहा है टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, एमपीएल डिक्रीज होगा। दूसरा बोल रहा है कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज, एमपीएल इंक्रीजेस। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस और एमपी भी इंक्रीज होगा। टीपी एंड एमपी दोनों कांस्टेंट होंगे। टीपी एंड एमपी दोनों कांस्टेंट होंगे, मतलब लेबर के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड यहां पे आप देख सकते हैं एपीएल इज ग्रेटर देन एमपीएल। ये आपको, ये सारे कंसेप्ट आपको जानने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका ये आंसर हो पाता है। ये ध्यान रखने की बात है। तो आपको सबसे पहले यहां पे देखना होगा कि एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, इसमें इसके थ्रू क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पे आपके पास बिल्कुल आपके स्क्रीन पे जो मैं करने जा रहा हूं आप देख सकते हैं टोटल प्रोडक्ट क्या है। टोटल प्रोडक्ट इज क्या, ए के पे पावर के एंड एल पे पावर हाफ। ये है आपका टोटल प्रोडक्ट। ये क्लियर हो गया। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर। तो यानी इसको आप लेबर से डिवाइड कर दीजिए, ए एल पे पावर हाफ डिवाइड बाय लेबर। यहां पे इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं आप देख सकते हैं आपके सामने है। आप देखिए यहां पे कैसे डिवाइड होगा इसको। हम इसको ए के बार एल पे पावर हाफ डिवाइडेड बाय एल पे पावर हाफ इनटू एल पे पावर हाफ, मतलब हमने जो नीचे एल है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एल के पावर 1 है तो उसको हमने हाफ और हाफ। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे। तो आप देखिए यहां पे ये एल कैंसिल हो गया और ये एल कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ए के पे पावर दिस एंड एल पे पावर दिस। ये है आपका एवरेज प्रोडक्ट, है ना। ये आपका एवरेज प्रोडक्ट है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है?
मार्जिनल प्रोडक्ट इसका डिफरेंशिएशन होता है, तो मार्जिनल भी देख लेते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू DTP विद रिस्पेक्ट टू DL। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ, राइट, A K पे पावर हाफ, राइट, के मतलब K आप कांस्टेंट है और L पे पावर माइनस हाफ आ जाएगा। ये हो गया आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज MPL मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू हाफ, ये देखिए A एज इट इज K, और ये जो आप नेगेटिव पावर देख रहे हैं ना, नेगेटिव पावर हाफ है, तो आप यदि इसको नीचे ले आएंगे तो आपके पास पॉजिटिव पावर हाफ हो जाएगा। सो दैट इज MPL, ये आप देख सकते हैं, हाफ A के बार डिवाइडेड बाय L पे पावर हाफ, राइट। तो आपके सामने है, इसको थोड़ा इस तरीके से मैं लिख दूं, यहां पे जो है आपके लिए, ये देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ, ये हो गया आपके पास क्या, MP, ये हो गया आपके पास क्या, MP, ये देख सकते हैं आप लोग, राइट। और AP क्या है, APL क्या है आपके सामने, बताइए, APL क्या है, A K बार एंड L पे पावर हाफ। तो आप देख सकते हैं यहां पे बहुत सिंपल सा, यहां 0.5 हो गया है और यहां पे 1 है। तो कौन ज्यादा है यहां पे, APL ज्यादा है, MPL ज्यादा है, APL ज्यादा है कि MPL ज्यादा है, यहां पे APL ज्यादा है, APL इज ग्रेटर देन MPL। तो ये पहला आपका आंसर आ गया। अब थोड़ा और चेक करना पड़ेगा हमें कि और क्या है इसमें। पहला हमने कंक्लूड कर दिया कि APL इज ग्रेटर देन MPL, राइट। अब थोड़ा दूसरा भी देखते हैं इस केस में, इसको डिलीट करते हैं हम, ये देखिए। अब अभी हमने प्रूफ कर दिया आपको कि APL, राइट, APL इज ग्रेटर देन MPL, ये आपने पहला प्रूफ हो गया आपके पास। अब थोड़ा और देखते हैं कि आपको याद है जब हमने आपको प्रोडक्शन पढ़ाया है तो ये आपका आउटपुट ऐसे जाता है, राइट, ऐसे जाता है, ये आपका टोटल प्रोडक्ट होता है। यानी टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होता है, ध्यान दीजिए, टोटल प्रोडक्ट यहां से लेबर आप बढ़ाते हैं, जैसे जैसे लेबर बढ़ता है, आपके पास पता है आपके यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर होता है, उसे हम लेबर भी कहते हैं, और यहां पे आपके पास प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट यानी एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट सब होता है। तो पहले जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाएंगे यहां पे, यहां तक, राइट, L0 तक आपकी आउटपुट बढ़ेगी। देख रहे हैं आप, ये आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, यहां पे आकर के आपका आउटपुट कांस्टेंट हो जाता है और फिर आउटपुट घटने लगता है। यहां पे ऐसा कुछ है क्या, ये देखिए, TPL इंक्रीजेस, ये देखिए, with an increase in labor total product increases, with an increase in labor total product increases, MPL decreases, है कि नहीं। एंड तो अब यहां पे इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अब दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। ये आपको देख सकते हैं ये संभव नहीं है। दूसरे केस देख लीजिए आपके पास, टोटल प्रोडक्ट Q इक्वल्स टू A K बार L पे पावर हाफ। अब देखिए यहां यदि लेबर बढ़ेगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिए प्लीज, ये लेबर बढ़ेगा, ये देखिए लेबर बढ़ेगा तो क्या होगा, Q बढ़ेगा, तो पॉजिटिव में है, यानी L इंक्रीजेस Q इंक्रीजेस, देख रहे हैं आप लोग।
तो यहां पे तो आ गया आपके पास टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस। अब हम एमपीएल की बात देखते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहले हमने प्रूफ कर दिया कि एपीएल बढ़ रहा है, एपीएल इज ग्रेटर देन एमपीएल। अब हम दूसरा प्रूफ कर रहे हैं कि क्या इसमें से और भी कोई सही है क्या। तो हमने देखा कि लेबर बढ़ने के साथ क्वांटिटी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब हम एमपीएल की बात देखते हैं। एमपीएल अभी हमने किया था क्या, डीटीपी विद रिस्पेक्ट टू डीटीपी विद रिस्पेक्ट, ये देखिए प्लीज, डीटीपी विद रिस्पेक्ट टू डीएल यदि हम करें तो आपके पास क्या अभी हमने निकाला था, हाफ, पीछे आप वीडियो में देख सकते हैं, हाफ ए के बार डिवाइडेड बाय एल पे पावर हाफ, राइट। यानी अब आप यहां पे देख सकते हैं कि लेबर बढ़ेगा तो एमपीएल घटेगा, लेबर बढ़ेगा तो एमपीएल घटेगा, यानी एल इंक्रीजेस एमपीएल डिक्रीजेस। तो आपके पास दो तीन चीजें आ गई आपके पास आंसर में। एक तो आ गया आपके पास एपीएल इज ग्रेटर देन एमपीएल, राइट। दूसरा आ गया आपके पास क्या, दूसरा क्या आ गया आपके पास कि टीपी इंक्रीजेस, यहां देखिए आपके पास लेबर बढ़ने से क्वांटिटी बढ़ रहा है, टीपीएल इंक्रीजेस, टीपीएल इंक्रीजेस आपके पास लेबर के इंक्रीज होने से, लेबर बढ़ने से टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। अब आपके सामने आपके आंसर देख लीजिए। ऐसा और भी कुछ है क्या? और भी कुछ नहीं है यहाँ पे। टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों एक साथ नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये दोनों कौन कौन से ऑप्शन में है आपके पास? ये दोनों ऑप्शन आपके पास सेकंड में है, राइट, ए एंड डी में आप देख सकते हैं, राइट, ए एंड डी यहां पे मैंने आपको दिखाया गया है। तो इस तरीके से मतलब आपको ए टू जेड सारी चीजें आनी चाहिए, तब आप जाकर के आप आंसर कर पाते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये भी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट से ही है क्वेश्चन। ये भी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट से ही क्वेश्चन है और मैं इसको आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या हो रहा है इसमें। आपको मैंने बड़ी डिटेल में एक एक चीज करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन से चैप्टर से है, कहां से है, इसका कंसेप्ट क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज एल सेप्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज एल सेप्ट। क्यों होता है? बिकॉज मार्जिनल इकोनॉमीज ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, हमने नहीं पढ़ा है। प्रोडक्शन इकोनॉमी ये हो सकता है, टेक्निकल इकोनॉमीज, एंड आंसर है 2 एंड 3। तो आपको पता है ये चीज, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए प्लीज यहां पे इसको लॉन्ग रन में आप ऐसे आता है आपके पास और ऐसे ये आपका एवरेज कॉस्ट अब ऊपर बढ़ता नहीं है। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ये क्यों होता है? यहां पे आपके पास क्या होता है? कॉस्ट होता है, एवरेज कॉस्ट ले रहे हैं और यहां पे यानी क्वांटिटी बढ़ने के साथ आपका एवरेज प्रोडक्ट मिनिमम लेवल पे आ जाता है और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, ऊपर बढ़ता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज की प्रोडक्शन इकोनॉमी, इकोनॉमीज क्या होता है कि एज यू प्रोड्यूस मोर एंड मोर आउटपुट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन डिक्रीजेस या फिर रिमेन सेम। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन इकोनॉमीज। एंड दूसरा है टेक्निकल इकोनॉमी, मतलब अब आपकी मशीनें ज्यादा इफिशिएंट हो जाती है बिकॉज ऑफ व्हाट, हो सकता है आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ता गया, हो सकता है आपके इफिशिएंसी बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता गया। इसके वजह से आपका, चूंकि एक्चुअली में होना क्या चाहिए, आउटपुट बढ़ने के साथ पहले घटना चाहिए फिर बढ़ना चाहिए, लेकिन
चूंकि टेक्नोलॉजिकली इफिशिएंट होते जा रहे हैं आप, आपका ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजिकली इफिशिएंट होता जा रहा है, यानी सेम इनपुट लेकर के आप ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकली इफिशिएंट। तो इसके वजह से टेक्नोलॉजिकली इकोनॉमीज हो जाता है, और इसके वजह से यानी 2 और 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है मार्केट स्ट्रक्चर से आपका क्वेश्चन। यहां पे हमने आपको दिया भी है और हर चीज यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करना मेरा काम है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में मेरा यही मतलब होता है कि आपके एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। देख लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। लेट्स सपोज विद एन एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल सप्लायर more than the required, long run supply curve in perfect competition will be what? लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन का लॉन्ग रन सप्लाई कर्व क्या होगा? अब सबसे पहले आपको ये बताना यहां जरूरी है कि ये क्या होता क्या है एक्चुअली। देखिए प्लीज यहां पे ये देखिए, आपको याद होगा मैंने इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री एंड डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री एंड कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री का 3 कंसेप्ट हमने आपको बताया, याद होगा। ये आपका इंडस्ट्री डिमांड और ये आपकी इंडस्ट्री सप्लाई। दिस इज योर व्हाट? प्राइस लेवल, फाइन। और ये है आपका एवरेज कॉस्ट और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल। ये आपकी इंडस्ट्री की आउटपुट होती है एनक्यू नॉट, और ये होता है आपका फर्म की आउटपुट। ये इतना आपको पता है और ये मैंने बताया भी आपको। अब क्वेश्चन क्या है, विद एन एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री अब एक्सपैंड हो रही है। इंडस्ट्री एक्सपैंड मतलब डिमांड बढ़ रहा है, आपका नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ फर्म्स कब बढ़ेंगे? तब डिमांड बढ़ेगा। तो हम उसको वहां से शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज के लिए। मान लेते हैं कि ये एक इकोनॉमी में एक फॉर्म की, एक इंडस्ट्री में इसकी डिमांड बढ़ गई, किसी भी रीजन से डिमांड बढ़ गया। डिमांड बढ़ा तो प्राइसेस बढ़े। ध्यान से आपको कराया है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। प्राइस बढ़ा कितना से? P0 से P1 तक, याद है और मैंने आपको कराया भी है। ये देखिए, तो डिमांड D0 से D1 पे आ गया, प्राइस P0 से P1 पे आ गया। फर्म की आउटपुट, ये देखिए, फर्म की आउटपुट, फर्म्स आउटपुट जो है आपका Q0 से Q1 पे आ गया। ये मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, क्यों लॉन्ग में तो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। तो फर्म की आउटपुट यहां आ गई। देखिए ऐसा क्यों? क्योंकि अब एमआरएमसी यहां मिल रहे हैं, क्योंकि जो प्राइस होता है वही एमआर होता है। फर्म की आउटपुट यहां बढ़ गई है, इंडस्ट्री आउटपुट भी कहां बढ़ी है? इंडस्ट्री आउटपुट भी इंक्रीज हो गई है। ध्यान दीजिए आप लोग, इंडस्ट्री आउटपुट भी इंक्रीज हो गई है। NQ1, NQ0 से NQ1 तक। ये क्या है? ये सारा का सारा आपका शॉर्ट रन का कंसेप्ट है।
सारा का सारा आपका क्या है, ये शॉर्ट रन का कंसेप्ट, ये ध्यान रखिएगा। यदि वहां आपने नहीं पढ़ा है, यहां इसको ध्यान से देख लीजिए जब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। अब देखिए, अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अब यहां पे बड़े नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इतना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है ना। ये जो शेडेड एरिया है, यानी आप कह सकते हैं इसको कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू शेडेड एरिया। जो आपका ये व्हाइट से शेडेड है, दैट इज आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसको देख करके बहुत सारे फर्म्स मार्केट में आएंगे, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। यानी इंडस्ट्री का एक्सपेंशन वहां हो रहा है, यानी नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ रहे हैं इंडस्ट्री में, नंबर ऑफ फर्म्स बढ़े तो इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही है। क्वेश्चन का बेसिक एथिक्स यहां पे है, ये नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ रहे हैं। तो इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही है, इंडस्ट्री एक्सपैंड होगी तो रॉ मटेरियल भी ज्यादा चाहिए। अब क्या है कि सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो ज्यादा सप्लाई करने लगे। उनको लगा कि ठीक है, आप 20% रॉ मटेरियल बढ़ना चाहिए, सप्लाई चूंकि उतनी ही डिमांड है, लेकिन वो लोग उसको एक्सपेक्ट नहीं कर पाए और वो ज्यादा सप्लाई बढ़ाते हैं। 20% की जगह पे वो 40% सप्लाई बढ़ाते हैं। जब रॉ मटेरियल की सप्लाई बढ़ेगी, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा रॉ मटेरियल की सप्लाई बढ़ेगी, तो क्या होगा, क्या होगा उस केस में, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल घटेगा। और प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल घटेगा तो आपका एसीएमसी भी डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, एसीएमसी डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, ध्यान रखिए। सो उस केस में आपके पास सप्लाई ज्यादा से बढ़ रहा है। देखिए कह रहा है सप्लाई मोर देन द रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब सप्लाई ज्यादा से बढ़, तो आपके पास एवरेज कॉस्ट, ये देखिए प्लीज, घट रहा है, घट रहा है ना। और मार्जिनल कॉस्ट भी घट रहा है, क्योंकि जितना चाहिए उससे ज्यादा से बढ़ रहा है। ये हो गया आपके पास। तो अब इस केस में आप देख सकते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और भी ज्यादा बढ़ गया, और इसके वजह से जितने फर्म आने का एक्सपेक्टेशन था उससे और ज्यादा फर्म्स आ जाएंगे। मतलब शुरू शुरू में था कि 20% ज्यादा फर्म आएंगे, 20% से हमारी रॉ मटेरियल की सप्लाई बढ़नी चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल की सप्लाई 40% से बढ़ गई। उसके वजह से रॉ मटेरियल की प्राइसेस घट गई। जब प्राइस घट गई तो और भी ज्यादा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने लगा। आप देख सकते हैं आपके सामने। अब ये जो व्हाइट वाला एरिया, आपका जो शेडेड एरिया था, अब यहां तक आ गया। देख रहे हैं आप लोग, यहां तक आ गया। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने लगा, उसके वजह से और भी बहुत सारे फर्म्स मार्केट में आएंगे। जब मार्केट में और भी बहुत सारा फर्म्स आएंगे तो सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा, सप्लाई और ज्यादा बढ़ेगा। अब देखिए ध्यान से, अब सप्लाई आपके पास S1 हो गया। पहले इक्विलिब्रियम कहां पे था, यहां पे देखिए प्लीज, पहले इक्विलिब्रियम यहां पे था, अब इक्विलिब्रियम यहां पे है। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो बनता है लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। इन दोनों पॉइंट को यदि हम मिलाएं तो हमारा बनेगा लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, जिसको मैं रेड से दिखा रहा हूं। देखिए प्लीज, ये बनेगा, क्या बनेगा हमारा, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। देख सकते हैं आपके सामने। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऑब्वियसली डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका, डाउनवर्ड स्लोप। ध्यान रखिए आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। सिमिलरली यदि आपको ऐसी बात, इसी तरह का क्वेश्चन और आ जाए कि यहां पे सिर्फ ये बदल दे कि लेस देन द रिक्वायर्ड, मोर के जगह पे लेस देन द रिक्वायर्ड, तब क्या होगा, उस केस में आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। मैं उसको भी यहां पे बताना चाहूंगा आपको, राइट, उसको भी यहां पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको।
उसको भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा, उसको भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, यदि सप्लाई लेस देन होता है, जितनी जरूरत है उससे कम सप्लाई बढ़ता है, जितनी जरूरत है उससे कम सप्लाई बढ़ता है, तब क्या हो? ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं इसको फिर से करता हूं। मतलब with an expansion of industry, यदि सप्लाई जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम से बढ़ रहा है, तब क्या होगा? उस केस में कॉस्ट बढ़ेगा, या आपका डिमांड है, ये इंडस्ट्री सप्लाई है, राइट, ये इंडस्ट्री की प्राइस है, इंडस्ट्री की प्राइस है, इनिशियल, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, राइट। ये फॉर्म की आउटपुट हो गई। हम वो बता रहे हैं, इस डायग्राम में हम वो बता रहे हैं कि सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ा है, बट जितना चाहिए उससे कम से बढ़ा है। तो यहां पे दिस इज NQ नॉट, फाइन। एंड तो मैं बता रहा था कि यदि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे आपको, आप पहले मैं इसको थोड़ा डिमांड इंक्रीज बना दिखा देता हूं आपको जब जरूरत पड़ेगी। ये देखिए प्लीज, हालांकि वो मैं उसमें बता चुका हूं, डिमांड बढ़ा। शॉर्ट रनर वाला कंसेप्ट मैं नहीं बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी अभी बताया है। यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ गई, राइट, इंडस्ट्री की आउटपुट बढ़ गई। ये आपको मैं अभी इसमें बताया है, इस डायग्राम। अब देखिए, यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, ये आपसे छुपा नहीं है। अब इसको देख करके बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे मार्केट में। जब फॉर्म्स आएंगे तो डिमांड फॉर इनपुट बढ़ेगा, लेकिन जितनी डिमांड है इनपुट की उतनी सप्लाई नहीं बढ़ पाई, नहीं बढ़ पाई है। इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा आपका, क्योंकि अब तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ जाएंगे। उस केस में आपके पास एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब मैं यहां पे बढ़ा रहा हूं, ये देखिए प्लीज, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इतना ही बढ़े, इसके ऊपर भी बढ़ सकता है, इसके ऊपर भी बढ़ सकता है। अब क्या है, अब आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इतना ही हो रहा है। तो फॉर्म आएंगे सब, बट जितना आने का एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं आएंगे सब। तो सप्लाई सिर्फ एंड सिर्फ इतना ही बढ़ेगा, S1। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला दिया तो क्या बनाइए, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, राइट, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, और ये अपवर्ड स्लोपिंग हो गया। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई कि एक में आपके पास यदि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा सप्लाई बढ़ता है तो उसको हम डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री कह सकते हैं। इसको हम DCI कहेंगे, राइट, और इसको हम ICI कहेंगे, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। हमने आपको अपने मेन कोर्स वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से, वो आप थोड़ा उसको ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा, एक और बात मैं थोड़ा इसके पहले, हॉरिजॉन्टल कब होगा? हॉरिजॉन्टल कब होगा? ये होगा जब आपका कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री होगा, तब होगा। हॉरिजॉन्टल होगा कब? जब ये कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। उसको भी मैं बना दूं यहाँ पे, लेकिन बना हुआ है, यहाँ पे दोबारा उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जनरल वाला है, मतलब कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री मतलब कॉस्ट नहीं बढ़ता उस केस में, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही सप्लाई हो पाती है। तो उस केस में इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इजी सा कंसेप्ट है और ये मुझे लगता है आप लोगों को आता भी होगा।
अब फिर भी आज चूंकि डिस्कशन है इसलिए मुझे तो करना ही है, मैं कर देता हूं इसको। देखिए क्या क्वेश्चन, if marginal cost is constant at C, then the supernormal profit will be positive, negative, depends upon MC और ACMC। क्या होगा इस केस में? देखिए यहां यदि आपका मोनोपोली का स्ट्रक्चर आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, इसमें कहीं कुछ वो नहीं है, हमने आपको बताया भी है, ये आपका AR, ये आपका MR, क्वांटिटी यहां पे होता है और रेवेन्यू एंड कॉस्ट यहां पे होता है। रेवेन्यू एंड कॉस्ट कह रहा है कि आपका MC कांस्टेंट है एट C, तो मान लेते हैं ये आपका MC कांस्टेंट है। ये थोड़ा डायग्राम गलत हो गया, मैं एक बार फिर से बनाता हूं, गलत नहीं हुआ, थोड़ा सा हौच पौच हो गया डायग्राम, राइट। मैं इसको एक बार फिर से बनाता हूं, ये देखिए, ये देखिए, यहां पे आपकी क्वांटिटी होता है, यहां पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट होता है, ये आपके पास क्या है, एवरेज रेवेन्यू, ये क्या है आपके मार्जिनल रेवेन्यू, राइट, और ये क्या है आपका मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो जब आप ये आपको पता है जब हम पढ़ा रहे थे आपको कि ये देखिए आपके कि ये आपका एवरेज कॉस्ट होता है, याद है आपको एवरेज कॉस्ट, और ये होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। इस पॉइंट पे यदि इसको हम एग्जेजुरेट करते थे तो ये इसको कांस्टेंट हो जाता था, यानी दोनों जब AC कांस्टेंट होगा तो MC AC के बराबर हो जाएगा, तो उस केस में AC इज MC इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका AC MC दोनों होगा। अब इस केस में देखिए MRMC आपका यहां मिल रहा है, ये क्वांटिटी है और कॉरस्पॉन्डिंगली ये प्राइस चार्ज होता है ना, ये आपका क्या कहते हैं AC इज इक्वल्स टू MC होता है और ये आपका प्राइस होता है। तो ये आपका क्या है, प्रॉफिट। पहली बात तो प्रॉफिट यहां पे पॉजिटिव होगा, नो डाउट पॉजिटिव होगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहां आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए कितना होगा, वो डिपेंड करता है MC पे, डिपेंड करता है MC पे। अब देखिए मैं वो भी बता रहा हूं, यदि MC ये है तो प्रॉफिट इतना, यदि MC ये हो गया तो प्रॉफिट फिर कितना हो गया, ये वाला एरिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्रॉफिट इतना हो जाएगा। और यदि आपका MC यहां हो गया तो प्रॉफिट कितना हो गया, फिर यहां इस पे डिपेंड करता है, राइट, इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सारी डिपेंड करता है किस पे, MC पे, पॉजिटिव तो होगा ही होगा, प्लस ये MC पे भी डिपेंड करता है। तो आंसर इसका क्या होगा, A and C। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। यहां समझ में आ गया आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। और मैं यहीं पे थोड़ा सा आप लोगों को वो बताना चाहूंगा कि यदि इसी तरह के क्वेश्चंस में आपसे डेड वेट लॉस पूछे तो आप क्या करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस में आपसे यदि वो डेड वेट लॉस पूछता है तो आप क्या करेंगे, देख लीजिए प्लीज। डेड वेट लॉस, फिर से मैं वही डायग्राम आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड AR, दिस इज कॉल्ड MR, राइट, और ये आपका MC इज इक्वल्स टू AC। यहां आपके पास बता रहा हूं आपको कि ये प्राइस और इतनी प्रॉफिट है। डेड वेट लॉस क्या है, आपको पता है कि यदि परफेक्ट कंपैरिजन होता तो ये आपका AR इक्वल टू MR होता, तो इतनी आउटपुट प्रोड्यूस होती। और आप ये देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, ये जो ट्रायंगल है ये आपका डेड वेट लॉस होता है, राइट। एंड डेड वेट लॉस भी आपके MC पे डिपेंड करता है।
यदि एमसी आपका ये होता तो डेड वेट लॉस सिर्फ एंड सिर्फ इतना होता कि नहीं होता? डेड वेट लॉस सिर्फ इतना होता, अदरवाइज ये इस तरह से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास अब हमें ये देखना है कि अब ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो इसके लिए आपको इसको हमें डिलीट करना होगा। पहले इसको डिलीट कर देते हैं, राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो थोड़ा आप लोग इसको ध्यान से देखिए, और ये चीजें आप लोगों को आती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आते, क्योंकि मैंने सारा चीज पढ़ाया है। मैं कुछ नया यहाँ थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको और डिटेल में इसको समझा पा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि आप प्राइस कंसेप्ट इन किंक डिमांड कर्व मॉडल ऑफ स्वीजी मॉडल, प्राइस रिमेन एट किंक। ध्यान रखिए, इन वो किंक पे ही प्राइस रहेगा व्हेन एमसी इंक्रीजेस, एमसी डिक्रीजेस, व्हेन per unit tax imposed, as long as MC passes through broken part of MR। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आंसर इसका डी होगा, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। आपको पता है कि ये देखिए प्लीज, कि इन किंग डिमांड कर्व मॉडल आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और हमने बताया है आपको कि पहले ये इनएलास्टिक होता है, पहले इलास्टिक होता है और फिर इनएलास्टिक होता है, राइट। और इस केस में आपका जो एमआर होता है, वो जो होता है इस तरीके से होता है। ये थोड़ा डायग्राम हौच-पौच हो गया, मैं इसको फिर से बना रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, इन किंक डिमांड कर्व मॉडल जो आपका जो एआर होता है, पहले इलास्टिक होता है और फिर इनएलास्टिक होता है, राइट। इसका क्या रीजन होता है, पता है आप लोगों को कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है, मैंने आपको बताया भी है। ये एमआर और इसका रीजन ये होता है कि किंक डिमांड कर्व में, मॉडल में, यदि कोई भी प्रोड्यूसर, चूंकि ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर होता है, कोई भी प्रोड्यूसर अपनी प्राइस बढ़ाता है तो कोई दूसरा उसका कंपटीटर उसको फॉलो नहीं करेगा, यानी दूसरा उसका प्राइस नहीं बढ़ाएगा, अपनी प्राइस नहीं बढ़ाएगा। जबकि यदि वो घटाएगा, यदि वो प्राइस घटाता है, यदि वो प्राइस घटाता है तो सब लोग उसको फॉलो करेंगे। मतलब प्राइस बढ़ाने से, यदि मैं एक प्रोड्यूसर हूं या एक प्रोड्यूसर है, अपनी प्राइस बढ़ाते हैं तो दूसरा कोई उसको फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब हमारी डिमांड घटेगी ड्रास्टिकली। बड़ हमारी डिमांड यहां थी, राइट, यहां थी, तो अचानक से यहां थोड़ा सा प्राइस बढ़ाएंगे तो अचानक से हमारी डिमांड घट जाएगी, यहां पे आ जाएगी। लेकिन यदि मैं प्राइस को क्या करता हूं, घटाता हूं, तो सब लोग प्राइस को घटा देंगे और इससे हमारी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी नहीं। ये आप लोगों को पता है, हमने बताया भी आपको। अब आप आगे देखिए, हमने ये कहा है कि ये देखिए, ये यदि मार्जिनल कॉस्ट है,
तो ये ब्रोकन पार्ट से जा रहा है, ब्रोकन पार्ट से जा रहा है और इसका प्राइस यहां पे है और क्वांटिटी यहां। मान लेते हैं कि ये जो एमसी है, अब यदि यहां से गया, यदि यहां से गया, तब क्या प्राइस में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका एमसी ब्रोकन रेंज में है, यानी इसके और इसके भी, यहां और यहां के बीच में कहीं पर भी मूव करे, बढ़े या घटे, प्राइस पे कोई, प्राइस एंड क्वांटिटी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एज लॉन्ग एज, या फिर जैसे ही इसकी क्वांटिटी, जैसे ही ये ये जो क्वांटिटी है इसकी, सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट जहां बढ़ जाता है, ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, तो उस केस में आपका क्वांटिटी भी घट जाएगा, Q1 पे आ जाएगा और प्राइस भी बढ़ जाएगा। यानी इतना प्राइस का बढ़ना कोई भी नहीं झेल पाएगा, कोई भी प्रोड्यूसर नहीं झेल पाएगा। यदि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता और इतना ज्यादा बढ़ गया कि ब्रोकन एरिया को वो क्रॉस कर गया, तो सबको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। मैं बढ़ाऊं, ए बढ़ाए, बी बढ़ाए, सी बढ़ाए, सबको प्राइस बढ़ाना। ऑन द अदर हैंड, यदि मार्जिनल कॉस्ट आपका घटता है, तो सबको अपनी मार्जिनल कॉस्ट, अपनी प्राइस घटानी पड़ेगी उस केस में, राइट? यहां पे आ जाएगा वो, आप देखते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हुआ, क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि जब तक एमसी ब्रोकन पार्ट से में रहता है, ये मतलब टूटा हुआ पार्ट में रहता है, तब तक कुछ भी बढ़े घटे, मतलब विद इन दैट रेंज, कुछ भी बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस एंड क्वांटिटी। लेकिन यदि उसके बियॉन्ड कुछ होता है, प्राइस एंड क्वांटिटी में चेंज आना ही आना है। ये आपको समझना है, समझने की जरूरत है, ध्यान रखिए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आप लोग देखते रहे, आप लोग इस तरह का यदि आप रिवीजन कर लें, इस 200 क्वेश्चन का प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर लें आप लोग, तो मुझे लगता है कि 60% आपके क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे और किसी तरह का इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग, मुझे लगता है। ठीक है, राइट? देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो आप इसको देखिए। कह रहा है कि अंडर, ये सारे मैंने लिखा हुआ है इसमें, किस टॉपिक से है, किस चैप्टर से है, इसका आंसर भी, इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, अंडर मोनोपोली एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग विल यील्ड more output and less price than marginal cost pricing, yield more social welfare। इसको देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए। आपको तो ये बातें अच्छी तरीके से पता है कि ये आपका एवरेज रेवेन्यू, राइट, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू, राइट, ये आपका होता है क्या, मार्जिनल कॉस्ट, राइट। थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा ऐसे बन गया, इसको मैं मिटाना चाहता हूँ। फिर से देखिए इस डायग्राम को। ये आपका एवरेज रेवेन्यू, राइट, के मार्जिनल रेवेन्यू, और ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप मोनोपोलिस्ट जो है इतनी प्राइस चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे हम एवरेज कॉस्ट भी बनाना चाहेंगे, ये देखिए,
एवरेज कॉस्ट। ध्यान दीजिए, एवरेज कॉस्ट के अब ये मोनोपोलिस्ट का प्राइस है, ठीक है, मोनोपोलिस्ट। अब आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी है, ये बिना किसी रिस्ट्रिक्शन का प्राइस ये चार्ज कर रहे हैं। अब मान लेते हैं गवर्नमेंट कह रही है कि आप ये वाला प्राइस मत चार्ज कीजिए, आप मार्जिनल कॉस्ट के बराबर प्राइस चार्ज कीजिए, यानी आप ये वाली प्राइस चार्ज करें, मार्जिनल कॉस्ट का प्राइस, यानी प्राइस अंडर मार्जिनल कॉस्ट के बराबर, तो क्वांटिटी भी इतनी ही हो जाएगी, क्वांटिटी अंडर एमसी। अब आप देख सकते हैं, बहुत क्लियरली तरीके से देख सकते हैं कि एमसी के बराबर प्राइस है और क्वांटिटी भी परफेक्ट कंपटीशन के बराबर होता है। तो यहां पे किसी तरह का कोई डेड वेट लॉस नहीं है ना, तो यहां पे मैक्सिमम सोशल वेलफेयर होता है। मैं आपको यहां पे लिख सकता हूं कि अंडर एसी प्राइसिंग या अंडर एमसी प्राइसिंग, डेड वेट लॉस इक्वल टू 0, क्वांटिटी इज इक्वल्स टू अ क्वांटिटी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन के बराबर है, एंड प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, यानी मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, यानी मैक्सिमम सोशल वेलफेयर होता है कि नहीं होता है? सोशल वेलफेयर होता है, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। अब हम एसी प्राइसिंग की बात देखते हैं। गवर्नमेंट कहते नहीं, तुम एमसी प्राइसिंग नहीं, ये वाली प्राइस नहीं, तुम ये वाली प्राइस चार्ज करो, ये वाली प्राइस, यानी जहां पे तुम्हारा एसी है, एसी प्राइस को टच करता है, ईआर को टच करता है, उतना तुम प्राइस चार्ज करो। उस केस में क्या होगा? उस केस में आप देख सकते हैं उसका पर यूनिट कॉस्ट ये लग रहा है, जबकि वो प्राइस ये चार्ज कर रहा है। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ है, प्राइस उसको डेड वेट लॉस हो रहा है। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी एमसी से प्राइस डिविएट होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, तब भी डेड वेट लॉस होगा। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं डेड वेट लॉस आया, राइट? तो इस केस में यहां पे डेड वेट लॉस है। सो अंडर एसी प्राइसिंग, ये देखिए, अंडर एसी प्राइसिंग, अंडर एसी प्राइसिंग, quantity is more than MC pricing, right? MC pricing, price is less, price is less than MC pricing, but ये क्वांटिटी भी ज्यादा है, प्राइस भी कम है। ये देखिए, प्राइस अब यहां आ जाएगा, इसकी प्राइस यहां आ जाएगा। ये क्या है आपके पास? पीएसी, बट डेड वेट लॉस इज पॉजिटिव, बट डेड वेट लॉस इज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है। डेड वेट लॉस इज पॉजिटिव, ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि यहां पे भले ही प्राइस कम है, क्वांटिटी ज्यादा है, बट यहां पे डेड वेट लॉस क्रिएट करता है। तो इस तरीके से सोशल वेलफेयर कहां पे होगा? आंसर देखिए प्लीज। प्राइस इज इक्वल टू एमसी एंड इट इज कॉल्ड द मार्केट, द मोस्ट इफिशिएंट मार्केट। आंसर क्या है? सी है, बिकॉज एमसी प्राइसिंग डेड वेट लॉस इज 0। देख सकते हैं आप लोग, लेकिन एसी प्राइसिंग में डेड वेट लॉस है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? 3, ए एंड सी, ए एंड डी है। डी क्या है? हाँ, मतलब सी वाला पार्ट है, और ए क्या है? ट्रू भी है, राइट? ट्रू भी है, ए मतलब ट्रू भी है, और ये सो आपके पास डेड वेट लॉस 0 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगता है आप लोग एंजॉय कर रहे हैं क्वेश्चंस को कि नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है, क्योंकि मैं इसमें कुछ छोड़ नहीं रहा हूं,
और यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा कि नेचुरल मोनोपोली वाला कंसेप्ट, मैं आपको वो भी यहाँ बताना चाहूंगा कि वो क्या होता है और उस केस में ये कैसे होता है सारी चीज। नेचुरल मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली के बारे में आप लोगों को पता है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये ले लेते हैं। नेचुरल, मैंने अपने वीडियो में इसको दिया हुआ है। नेचुरल, नेचुरल मोनोपोली में क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, मतलब एवरेज कॉस्ट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। एवरेज कॉस्ट घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, मतलब उसका मिनिमम डिफाइंड नहीं होता। तो उस केस में यहां देखिए प्लीज, ये देखिए, ये आपका एवरेज रेवेन्यू, दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू, राइट। ये आपका क्या है, एमसी, फाइन। यहां पे वो नॉर्मल तरीके से, यहां गलत हो गया ये, क्योंकि हमें नेचुरल मोनोपोली बनाना है, तो इसलिए ये थोड़ा गलत हो गया। आप, नेचुरल मोनोपोली में एवरेज कॉस्ट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग होता है। एवरेज कॉस्ट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, ये देखिए प्लीज, एवरेज कॉस्ट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, ये एवरेज कॉस्ट। और जब आपको पता है, ध्यान दीजिए, जब मैंने कॉस्ट में पढ़ा था आपको कि जब तक एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होता है, मार्जिनल कॉस्ट उसके नीचे ही होता है। जब उसका मिनिमम डिफाइन हो जाता है तब ये जाकर के बराबर, याद है आप लोगों को, और तब यदि बढ़ने लगता तो ऐसे होता। लेकिन यहां तो एवरेज कॉस्ट का तो मिनिमम डिफाइंड ही नहीं है, तो दोनों मिलेंगे ही नहीं, यानी मार्जिनल कॉस्ट ऐसे ही आएगा। ये देखिए, अब ये मिलेंगे नहीं यहाँ पे मार्जिनल। अब एमआरएमसी कहां मिल रहा है, एमआरएमसी यहां मिल रहा है, ध्यान दीजिए, और ये प्राइसेस यहां पे आएगी। मतलब नेचुरल मोनोपोली में प्राइस यहां पे है, राइट, और क्वांटिटी आपका कहां पे है, यहां पे क्वांटिटी। अब देखिए, अब यदि एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग और मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग इसमें लगेगा तो क्या हो। मार्जिनल कॉस्ट में यदि हम बात करें तो आपको यहां थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये देखिए, इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, एआर ऐसे जाएगा। और यदि हम एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग की बात करें, ध्यान दीजिए, तो एवरेज कॉस्ट में आपकी, ये मतलब एवरेज कॉस्ट आपके प्राइस वाले लाइन को, ये देखिए, यहां पे टच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पीएसी। एंड मार्जिनल कॉस्ट प्राइस वाले लाइन को यहां पे टच कर रहा है, राइट। तो इस केस में आपके पास ये आ जाएगा, यानी दिस इज पीएमसी। अब इस केस में आप ध्यान से देख सकते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं ध्यान से कि यहां पे प्राइस और एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग इज ग्रेटर देन मार्जिन, सॉरी, यहां पे गलत हो गया, एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग इज ग्रेटर है, यहां देख सकते हैं आप, यहां दैट इज एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग is greater than marginal cost pricing। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, क्वांटिटी किसमें ज्यादा है, क्वांटिटी कितना, मार्जिनल का, तो ये आपके पास क्वांटिटी अंडर मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग इज ग्रेटर देन क्वांटिटी अंडर एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग। ये आपको समझने की जरूरत है। तो नेचुरल मोनोपोली में आप समझ सकते हैं कि नेचुरल मोनोपोली में एवरेज कॉस्ट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, ठीक है। तो इसमें अब क्वांटिटी एंड प्राइस का आप इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं।
ध्यान रखिएगा, जितना मैं करा रहा हूं सब कुछ कर जाइए, बता रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन से मतलब नहीं है, ये डिस्कशन का मतलब है कि ईच एंड एवरी टॉपिक को, ईच एंड एवरी कंसेप्ट को समझा जाए। तो नॉर्मल मोनोपोली एंड नेचुरल मोनोपोली में अंतर समझ में आ गया आप लोगों को। दोनों में यदि एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग एंड मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग की बात कही जाए तो दोनों में क्या अंतर है आप लोगों को पता है सारी चीजें। ये कैसे ये हुआ यहाँ पे नहीं, ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मुझे नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बड़ा वो इसीलिए किया है हमने यहाँ पे कि आपको जगह मिले, स्पेस मिले सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 7, ये कुर्नो डुओपली का मॉडल है, राइट। कुर्नो डुओपली में आप के सामने है ये चीज, आप देख सकते हैं क्या है कि और देखिए आपके सामने, आपके यहाँ पे ये देखिए, कुर्नो डुओपली इंस्टेड ऑफ 2 फॉर्म, if there are 4 form, then demand curve of form will be flatter, perfectly elastic, steeper and perfectly inelastic। यहां पे किसी तरह की एनालिसिस की जरूरत नहीं। आप सिंपल सा बात देख लीजिए कि परफेक्ट कंपटीशन में, ध्यान दीजिए, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, राइट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। तो उस केस में आपके पास जो डिमांड कब होता है, क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। याद है, याद है कि नहीं आपके पास, ए आर इज इक्वल्स टू एम आर। हाँ, तो मैं बात कर रहा था अभी आप लोगों से कि यदि परफेक्ट कंपटीशन है तो ये परफेक्टली इलास्टिक होता है। दूसरी तरफ देखिए, यदि मोनोपोली है, मतलब सिंगल सेलर है, तो इसमें जो होता है आपका डिमांड कब क्या होता है, इनइलास्टिक होता है। इन दोनों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़ते हैं तो डिमांड कर्व इलास्टिक होता जाता है, यानी फ्लैट हो जाता है। लार्ज नंबर, इनफाइनाइट नंबर है तो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा, और यदि सिंगल सेलर है तो इनइलास्टिक होगा। तो यहां पे क्या है, 2 के जगह पे 4 हो गए। पहले फॉर्म 2 थे तो वो इनइलास्टिक था, पहले फॉर्म 2 थे तो वो इनइलास्टिक डिमांड था, राइट। और यदि अब फॉर्म 4 हो गए, यदि फॉर्म 4 हो गए तो यहां पे इलास्टिक डिमांड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा डिमांड, राइट, इस तरीके से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मतलब कहने का मतलब कि नंबर ऑफ फॉर्म्स जैसे जैसे बढ़ेंगे आपकी इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी, यानी नंबर ऑफ फॉर्म्स एंड इलास्टिक, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, number of forms and elasticity of demand curve. Elasticity of demand are directly related, right? Directly related. ये आपको समझना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एंजॉय कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन, मुझे लगता है ये एंजॉय तो कर रहे होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन का डिस्कशन जनरली बहुत कम होता है, बट आप अब आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसमें क्या है। देखिए क्वेश्चन है एक्सेस कैपेसिटी। ये देखिए, एक्सेस कैपेसिटी इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज एट्रीब्यूटेड, मतलब किसके वजह से होता है एक्सेस कैपेसिटी। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको यहां पे एक्सेस कैपेसिटी बता देता हूं। ये देखिए, एक्सेस कैपेसिटी AR, दिस इज MR, और ये आप MC है आप, और लॉन्ग रन में आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट अलाउड है, यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट अलाउड है। तो यहाँ पे आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि MRMC यहाँ मिल रहा है, ये प्राइस चार्ज कर रहा है, बट उसका मिनिमम जो है ये है, मतलब इतना एक्सेस आउटपुट उसके पास है, एक्सेस कैपेसिटी है, जरूरत पड़े तो इतना आउटपुट वो प्रोड्यूस कर सकता है। और ये किसके लिए होता है? बिकॉज कि यहाँ पे वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाता है, आपको जिस डिजाइन की जिस क्वालिटी की प्रोडक्ट चाहिए वो बनाता है, और इसी की वजह से होता है। तो देखते हैं यहाँ पे किसकी वजह से होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अच्छी बात है, क्वालिटी डिफरेंशिएशन भी करता हो, जिसके जरूरत जिसको जरूरत है, जिस तरह की जरूरत है उस तरह का प्रोडक्ट को बनाता है। प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मार्केट, ये भी बनाता है। एंड प्राइस डिफरेंशिएशन नहीं, आपके पास प्राइस डिफरेंशिएशन की वजह से नहीं होता है, ये नहीं है। तो आपका आंसर होगा ए। अब आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में भी एक्सेस कैपेसिटी होता है? क्या क्या परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली में भी एक्सेस कैपेसिटी होता है क्या? एक्सेस कैपेसिटी होता है क्या? परफेक्ट कंपटीशन में तो डेफिनेटली नहीं होता है, ये आप जानते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में तो वो मिनिमम पे तो प्रोड्यूस ही करता है, वो AR इज इक्वल्स टू MR, और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, दिस इज MC, एंड वो ये मिनिमम पे प्रोड्यूस करता है। तो यहां पे कहीं किसी तरह का एक्सेस कैपेसिटी नहीं होता है, ये क्लियर है। अब मोनोपोली की यदि हम बात करें तो मोनोपोली में होता है क्या एक्सेस कैपेसिटी? बता सकते हैं आप लोग, मोनोपोली में एक्सेस कैपेसिटी होता है क्या कि नहीं होता है? देखते हैं, मोनोपोली में डिपेंड करता है कि एक्सेस कैपेसिटी होता है कि नहीं। फिर भी एक बार देख ले, डायग्राम बना के हम देख लेते हैं, फिर भी हम उसको एक बार डायग्राम बना के देख लेते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, इस डायग्राम को, इसको देखिए मिटाते हैं। देखिए, यहाँ देखिए, this is your AR, this is your MR, MC। अब ये देखिए, यदि उसका MC यहां से जा रहा है, AC यहां से जा रहा है, तो देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी, वो मिनिमम पे ही वो प्रोड्यूस कर रहा है ना, मिनिमम पे ही वो प्रोड्यूस कर रहा है, यहां पे कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। यहां पे देखिए आप, यदि उसका एवरेज कॉस्ट ऐसे है, यदि उसका एवरेज कॉस्ट यहां पे यदि ब्लू लाइन की तरफ यदि AC है, तो उसका किसी तरह का वो नहीं है,
मतलब एक्सेस कैपेसिटी है, क्योंकि वो मिनिमम पे प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन यदि ऐसा है, ये देखिए, यदि उसका एवरेज कॉस्ट ऐसा है, ये देखिए एवरेज कॉस्ट ऐसा है, मिनिमम उसका यहाँ पे है, लेकिन प्रोडक्शन अब कहाँ हो रहा है, इतना हो रहा है, प्रोडक्शन तो इतना ही हो रहा है, वो मिनिमम यहाँ है, उस केस में इसका एक्सेस कैपेसिटी है। और यदि ऐसा है, और यदि आपका ऐसा है, आपका एवरेज कॉस्ट, तब तो और भी ज्यादा है। यानी ये डिपेंड करता है कि एवरेज कॉस्ट, लेवल ऑफ एवरेज कॉस्ट पे एक्सेस कैपेसिटी डिपेंड करता है। सो इन मोनोपोली, मैं आपको बता रहा हूं, मोनोपोली में ये देखिए, मोनोपोली में लेवल ऑफ एवरेज कॉस्ट पे एक्सेस कैपेसिटी डिपेंड करता है, राइट? एक्सेस कैपेसिटी डिपेंड करता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे। इस वीडियो में दो मतलब 10 क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगा। अभी तो मैं चाहता हूं कि आप लोग स्लो से काम करें, ठीक है? आप लोग जानते हैं, मेरा हमेशा से यही होता है कि आपका वो हो जाए, क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मेरा यही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा मुझे लगता है कुछ ओलिगोपोली का है ये, और ओलिगोपोली में देख सकते हैं आप, करेक्ट, द मॉडल ऑफ द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कौन सा मॉडल होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज? स्टेकलबर्ग। पता ना आप लोगों को? पहले क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज में देखिए, इन द मॉडल ऑफ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, लीडर प्रोड्यूसेस हाफ ऑफ द टोटल डिमांड, then the total output of the follower will be 1/4। तो सिंपल सा केस है, बट मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा, करके दिखाया किस तरीके से वो।